अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? सही आंसर है ब्रिस्बेन। सही आंसर क्या है? ब्रिस्बेन। यानी कि ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले ही 2 बार ओलंपिक की मेजबानी कर चुका है। इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है जिसके 3 अलग अलग शहरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी और मेलबर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। साल 1956 में मेलबर्न और साल 2000 में सिडनी ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर है 10%। सही आंसर क्या है? 10%। एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 10% कर दिया है। यह डाउनग्रेड कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुमान को 7% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया है, क्योंकि हम उस समय तक अधिकांश आबादी का टीकाकरण हो जाएगा और आर्थिक गतिविधियां भी सामान्य हो जाएंगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का मामला सामने आया है? सही आंसर है चीन। सही आंसर क्या है? चीन। चीन में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया है। मंकी बी वायरस मैकाक बंदरों में पाया जाने वाला अल्फा हर्पीस वायरस एनजूटिक यानी यह मूल रूप से इनमें पाया जाता है और सर्वप्रथम इसकी पहचान वर्ष 1932 में की गई थी। इंसानों में यह वायरस मैकाक बंदरों के काटने, खरोंचने या संक्रमित बंदर की लार, मलमूत्र आदि के संपर्क में आने से फैलता है। यानी कि बंदर जो है मैकाक बंदर, ये बंदर का नाम है, यानी कि मैकाक बंदर या तो काट ले या खरोंच डाल दे, या कोई भी मतलब मैकाक बंदर बीमार हो तो उसकी कोई लार वगैरह हम उसको टच कर लें तो इससे हमें क्या हो जाता है, मंकी बी वायरस से हम पीड़ित हो जाते हैं, है ना। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम आपको इसी तरह से हर तरह के करंट अफेयर्स ला सकें जो कि आपके लिए हर एक सरकारी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और दावा है मेरा, ये क्वेश्चंस जो मैं आपको लेकर आऊँगी आपके लिए वो 100% पूछे जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। HCL कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है C विजय कुमार। सही आंसर क्या है? C विजय कुमार। भारतीय IT क्षेत्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शिव नारद ने HCL टेक्नोलॉजीज़ के प्रबंधक निदेशक और बोर्ड के सदस्य के पद से इस्तीफा दे दिया है।
शिव नादर के स्थान पर कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ सी विजय कुमार को 5 साल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। शिव नादर भारत में कंप्यूटिंग और आईटी उद्योग के अग्रणी हैं। उन्होंने 1976 में एचसीएल ग्रुप शुरू किया था। शिव नादर की लीडरशिप में 45 साल के भीतर कंपनी के स्टार्टअप से ग्लोबल आईटी का रुतबा हासिल कर लिया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नेपाल में निम्न में से किस नए प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। नेपाल में निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सही आंसर है शेर बहादुर देउबा। सही आंसर क्या है? शेर बहादुर देउबा। यानी कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष देउबा को 275 सदस्यों के सदन में 165 वोट मिले। विश्वास मत प्रस्ताव जीतने के लिए उन्हें 136 मतों की जरूरत थी। देउबा को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 12 जुलाई को संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। 13 जुलाई को देउबा ने 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। यानी कि ये 5वीं बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। ग्रेट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी दर कर दी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितने फीसदी दर कर दी है। सही आंसर है 74%। सही आंसर क्या है? 74%। यानी केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत पेंशन फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए अधिनियम बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को जोड़ता है। जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस शुरू की गई थी और बाद में 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया। 2009 में इसे सभी के लिए खोल दिया गया। ये केंद्र सरकार ने पेंशन प्रणाली के तहत फंड प्रबंधन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49% बढ़ाकर 74% कर दी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए कितने करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। सही आंसर है 6,332 रुपये। सही आंसर क्या है? 6,332 रुपये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेशलिटी स्टील के लिए 6,332 करोड़ रुपए के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य इस क्षेत्र से घरेलू निर्यात और विनिर्माण को बढ़ावा देना है। 6,332 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन 5 वर्षों में प्रदान किया जाएगा और यह योजना 5,25,000 से अधिक नौकरियों का सृजन करेगी। यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा और आयात को कम करने में
मदद करेगा। लेट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है आकाश। सही आंसर क्या है? आकाश। यानी भारत ने 21 जुलाई को 2021 को आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश NG जिसे बोलते हैं का ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला यानी DRDL ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO की प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इस मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। जमीन से हवा में मार करने वाली क्षमता से लैस की मिसाइल का परीक्षण समीक्षित परीक्षण में रेंज ITR से किया गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से कितने पर कार्यवाही करते हुए नए ग्राहक पर प्रतिबंध लगा दिया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी IRB ने डाटा संरक्षण का सही पालन नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्यवाही करते हुए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही आंसर है मास्टर कार्ड। सही आंसर क्या है? मास्टर कार्ड। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम से रट लीजिएगा, ठीक है? बार बार पूछा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से मास्टर कार्ड जारी करने वालों को झटका लगा है। RBI के आदेश के बाद अब बैंक नए मास्टर कार्ड जारी नहीं कर पाएंगे। RBI का आदेश 22 जुलाई से प्रभावी होगा क्योंकि मास्टर कार्ड का डाटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफल रहा। RBL बैंक इस समय केवल मास्टर कार्ड नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करता है। बैंक ने कहा कि उसने वीज़ा भुगतान नेटवर्क पर सक्षम क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 14 जुलाई को वीज़ा वर्ल्डवाइड के साथ एक समझौता किया है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेटर के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर वसीम जाफर को आगामी घरेलू क्रिकेट के लिए निम्न में से किस राज्य की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सही आंसर है ओडिशा। सही आंसर क्या है? ओडिशा। टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए ओडिशा की सीनियर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। उनसे 2 साल का करार किया गया। जाफर को घरेलू क्रिकेट का सचिन तेंदुलकर कहा जाता है। उन्होंने भारत के लिए 31 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं। जाफर ने टेस्ट में भारत के लिए 1944 रन बनाए, वहीं 260 प्रथम श्रेणी मैचों में उनके नाम 19,410 रन दर्ज हैं। जाफर ने अपने करियर में 57 शतक और 51 अर्धशतक लगाए हैं। इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हाल ही में जॉनसन एंड जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है। सही आंसर है वियतनाम। सही आंसर क्या है? वियतनाम। वियतनाम ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जॉनसन एंड जॉनसन
कि कोविड-19 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों पर लगाम लगाने और वैक्सीन की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए ये कदम उठाया गया है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को मंजूरी दक्षिण पूर्व एशियाई देश में समर्थित छठा ब्रांड है। वियतनाम के अब तक के सबसे खराब संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? सही आंसर है ममनून हुसैन। सही आंसर क्या है? ममनून हुसैन। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन की 14 जुलाई 2021 को कराची में निधन हो गया। पूर्व राष्ट्रपति के बेटे असरलन ममनून ने इस बात की पुष्टि की है। ममनून हुसैन 80 साल के थे। ममनून हुसैन पाकिस्तान में 12वें राष्ट्रपति थे। ममनून हुसैन का जन्म भारत के आगरा जिले में 23 दिसंबर 1940 को हुआ था। ममनून हुसैन ने इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कराची से MBA की डिग्री हासिल की थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। NTPC ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? अगेन रीड क्वेश्चन। NTPC ने देश के सबसे बड़े सोलर पार्क को निम्न में से किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है गुजरात। सही आंसर क्या है? गुजरात। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी NTPC ने 13 जुलाई 2021 को कहा कि उसकी पूर्ण अनुषंगी NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के कच्छ के रण में 4750 मेगावाट के नवीकरण ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। गुजरात के खवाड़ा में कच्छ के रण में स्थापित होने वाला यह देश सबसे बड़ा सौर पार्क होगा। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत देश की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत उत्पादक कंपनी NTPC लिमिटेड ने 2032 तक 60,000 मेगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दावा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। हाल ही में किस राज्य ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है महाराष्ट्र। सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है और कोविड-19 की दूसरी लहर के बाद इस दवा अभियान को फिर से शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हाथी पांव, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है। सबसे अधिक अक्षम करने वाली बीमारी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, फेडरल बैंक का नया MD एवं CEO निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। फेडरल बैंक का नया MD एवं CEO निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है श्याम श्रीनिवास। सही आंसर क्या है?
श्याम श्रीनिवास। यानी भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने फेडरल बैंक का नया एमडी एवं सीईओ श्याम श्रीनिवास को नियुक्त किया है। श्रीनिवास ने 23 सितंबर 2010 को बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला था। बैंक ने एक रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि आरबीआई ने 23 सितंबर 2021 से 22 सितंबर 2024 तक 3 साल की अवधि के लिए बैंक के मैनेजर, डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में श्याम श्रीनिवास की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। किस देश ने 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने हेतु भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? सही आंसर है नेपाल। सही आंसर क्या है? नेपाल। नेपाल ने पूर्वी नेपाल में 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है। यह भारत द्वारा शुरू किया गया नेपाल में दूसरा बड़ा वेंचर होगा। यह सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना है। यह साल 2017 के लागत अनुमानों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। पोलैंड में भारत की अगली राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है नगमा मलिक। सही आंसर क्या है? नगमा मलिक। यानी नगमा मलिक पोलैंड में भारत की अगली राजदूत नियुक्त की गई है। 1991 बैच की भारतीय विदेश सेवा आईएफएस की अधिकारी नगमा फिलहाल विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स मिल सकें जो कि आपके लिए हर एक सरकारी नौकरी के लिए ज़रूरी रहेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन अच्छा है। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? सही आंसर है भारत। सही आंसर क्या है? भारत। यानी यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात किया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड था। दोनों देश रोड मैप 2030 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहते हैं। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके की सेवा कंपनियों को भारतीय बाजार में व्यापार करने और अंतर्राष्ट्रीय सेवा के रूप में यूके की स्थिति को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। 23 जुलाई को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? सही आंसर है एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। सही आंसर क्या है? एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह।
6 बार विश्व की चैंपियनशिप मुक्केबाज मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। 2020 में इन खेलों में भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दावेदारों में से एक पहलवान बजरंग पूनिया 8 अगस्त 2021 को समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार के किस पूर्व मुख्यमंत्री 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य के 6 बार मुख्यमंत्री जो बन चुके हैं उनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो कौन थे? वीरभद्र सिंह। सही आंसर क्या है? वीरभद्र सिंह। यानी हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ने वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वे 87 साल के थे। इनकी राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा है और वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। यानी कि वीरभद्र सिंह साल 1983 से 1990, 1993 से 1998 और 1998 से 2003, 2003 से 2007 और 2012 से 2017 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वीरभद्र का जन्म 23 जून 1934 को बुशहर रियासत के राजा पदम सिंह के घर में हुआ था। ये आपको एक बार हम फिर से इसके बारे में बता देते हैं, यानी कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया। वे 87 साल के थे और इनका राजनीतिक करियर काफ़ी लंबा रहा और वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। वीरभद्र सिंह यानी 1983 से 1990 तक, 1993 से 1998 तक, 1998 से 2003 तक और 2003 से 2007 तक, 2012 से 2017 तक, यानी कि ये 6 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने भी इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल की थी। हाल ही में आंध्र प्रदेश और किस राज्य के सीमावर्ती जिले में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं यानी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पर पुलिस वालों को तैनात किया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। हाल ही में आंध्र प्रदेश के और किस राज्य के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पर पुलिस को तैनात किया गया? सही आंसर है तेलंगाना। सही आंसर क्या है? तेलंगाना। यानी हाल ही में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमावर्ती जिलों में बढ़ते तनाव के चलते विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं यानी हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पर पुलिस बलों को तैनात किया गया। आंध्र प्रदेश ने कृषि नदी प्रबंधन कार्ड में शिकायत की है कि तेलंगाना द्वारा बिजली उत्पादन हेतु श्रीशैलम परियोजना के जल संरक्षण का प्रयोग किया जा रहा है। कृषि नदी प्रबंधन बोर्ड ने अपने हालिया आदेशों में तेलंगाना से बिजली उत्पादन बंद करने को कहा था। तेलंगाना सरकार द्वारा कृषि नदी प्रबंधन बोर्ड के आदेशों की अवहेलना के कारण तनाव पैदा हो गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का नया शिक्षा मंत्री निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। हाल ही में देश का शिक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। सही आंसर क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। देखिए नरेंद्र मोदी ने
नेतृत्व वाली कैबिनेट मंत्रिमंडल में 7 जुलाई 2021 को किए गए फेरबदल में पहले से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और स्टील मंत्रालय संभाल रहे धर्मेंद्र प्रधान को अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने रमेश पोखरियाल निशंक की जगह ली है। गौरतलब है कि निशंक ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 7 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था। वे पिछली मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, अफगानिस्तान कैबिनेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान निम्न में से किसे नियुक्त किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 टीम का नया कप्तान किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है राशिद खान। सही आंसर क्या है? राशिद खान। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्निपर राशिद खान को T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया है। बोर्ड के चेयरमैन फरहान यूसुफजई ने कहा कि राशिद दुनिया भर में जाना पहचाना चेहरा है। राशिद इस समय ICC की T20 गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका के तबरेज़ शम्सी से 31 अंक पीछे हैं, जो पहले स्थान पर काबिज हैं। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्निपर राशिद खान को T20 टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है। बोर्ड के चेयरमैन फरहान यूसुफजई ने कहा कि राशिद दुनिया भर में जाना पहचाना चेहरा है। राशिद इस समय ICC की T20 गेंदबाज रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं। साउथ अफ्रीका की तबरेज़ शम्सी से 31 अंक पीछे हैं, जो पहले स्थान पर काबिज हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। निम्न में से किस राज्य ने रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई है? सही आंसर है राजस्थान। सही आंसर क्या है? राजस्थान। यानी रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है। केंद्र सरकार ने हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये अभयारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, ना समझ आया हो तो। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा टाइगर रिजर्व को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर यानी कि एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसमें केंद्र सरकार ने हाल ही में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। यह अभयारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व और दक्षिणी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को जोड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने उस दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए देश के कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है? यानी कि RBI ने उसके दिशा निर्देशों प्रोविजंस का पालन नहीं करने के लिए कितने बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है?
यानी कि जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं वो उनमें कितनी बैंक शामिल हैं? 14। आंसर क्या है? 14 बैंक शामिल हैं उसमें। यानी कि आरबीआई ने उसके दिशा निर्देशों और प्रोविजंस का पालन नहीं करने और देश के 14 बैंकों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने जिन 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया है उनमें बंधन बैंक लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्रेडिट स्विस एनजी, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, वरुण वैश्य बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शामिल हैं। इन सभी बैंकों पर 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई ने उसके दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले जिन बैंकों पर जुर्माना लगा है उनमें से किसी एक बैंक का नाम बताइए। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसके लिए मतलब कि इनमें से 2-3 बैंकों का नेम याद भी करना पड़ेगा, है ना। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? सही आंसर है नितिन गडकरी। सही आंसर क्या है? नितिन गडकरी। यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। गडकरी ने कहा है कि वे युवा उद्यमियों को गोबर पेंट के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश भर में इस पेंट को बढ़ावा देंगे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गाय के गोबर से बनाया जाने वाला यह देश का पहला पेंट बनाने का संयंत्र है। यानी कि गाय के गोबर से जो पेंट बनाता है वो ये देश का पहला संयंत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है? एक ये नई योजना देखिए, एक ये नया फाउंडेशन लगाई गई। निम्न में से टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय में जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। आंसर है ब्रिटिश। यानी कि ब्रिटिश में अब दिन में जंक फूड से जुड़ा कोई भी विज्ञापन, कोई भी एडवर्टाइज नहीं दिखाया जाएगा, है ना। ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार सुबह 5:30 बजे से रात 9 बजे तक टीवी आदि पर जंक फूड के विज्ञापन प्रसारित करने पर रोक होगी। जंक फूड विज्ञापन से जुड़े ये नियम अगले साल से लागू होंगे। बच्चों का हानिकारक भोजन कम से कम सामान हो, यानी कि कम से कम ये जंक फूड जो होते हैं वो मतलब कि हेल्थ के लिए नुकसानदायक रहते हैं। इसीलिए ब्रिटेन ने ये योजना लागू की है कि दिन में किसी भी जंक फूड से जुड़े एडवर्टाइज ना दिखाए जाएं, क्योंकि मतलब बच्चे जो हैं वो ये जंक फूड के एडवर्टाइज वगैरह टीवी में देखते हैं तो उसकी फिर वो मांग भी करते हैं, डिमांड भी करते हैं इसी चीज़, और इससे उनकी सेहत को क्या मतलब कि हानि पहुंचती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन ने ये योजना पारित की है। इस नियम का यही मकसद है। यह फैसला बच्चों में मोटापे का मुकाबला करने के व्यापक अभियान का हिस्सा है। काफ़ी एडवांस सोचता है ब्रिटेन बच्चों को लेकर, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, विश्व सोशल मीडिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है?
क्वेश्चन को एक बार फिर से सुनिए। विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 30 जून। सही आंसर क्या है? 30 जून। यानी प्रत्येक वर्ष 30 जून को विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सोशल मीडिया दिवस का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व में सोशल मीडिया संचार के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कैसे उभरा, इसके बारे में सभी को बताया जा सके। विश्व में पहली बार 30 जून 2010 को विश्व सोशल मीडिया दिवस के रूप में मनाया गया था। उस समय विश्व में सोशल मीडिया के प्रभाव और वैश्विक संचार में इसकी भूमिका पर जोर देने हेतु विश्व सोशल मीडिया दिवस को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, यानी कि किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर है पी साईनाथ। आंसर क्या है? पी साईनाथ। यानी कि वरिष्ठ पत्रकार और पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के संस्थापक संपादक पी साईनाथ को इस साल जापान के प्रतिष्ठित ग्रैंड फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फुकुओका पुरस्कार, यानी जापान में इस पुरस्कार की शुरुआत 1990 में की गई थी। इसका उद्देश्य एशिया की अनोखी और विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षित रखने और प्रोत्साहित करने के काम करने वाले लोगों को, संस्थानों को और इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पी साईनाथ से पहले संगीतकार AR रहमान और इतिहासकार रामचंद्र गुहा को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी AR रहमान और रामचंद्र गुहा को भी ये पुरस्कार दिया जा चुका है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सतीश अग्निहोत्री। सही आंसर क्या है? सतीश अग्निहोत्री। रिटायर्ड अधिकारी सतीश अग्निहोत्री को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL का नया MD नियुक्त किया गया है। सतीश अग्निहोत्री को 3 साल के लिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्निहोत्री वर्ष 1982 बैच के IRSE हैं और यानी कि IRSE इंग्लिश में लिख देते हैं, IRSE हैं और वे 2018 में रेल विकास निगम लिमिटेड के प्रमुख के रूप में रिटायर्ड हुए थे। अहमदाबाद और मुंबई के बीच चलने वाली इस हाई स्पीड ट्रेन के प्रोजेक्ट के कई तरह की दिक्कतों के चलते हुए कुछ सालों की देरी हो गई है। इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन ज़मीन के अंदर बिछाई जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल है। समझ आया? देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। यानी कि इसका जो नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के नियुक्त जो कि लिमिटेड के लिए नियुक्त किया गया है, उसका जो मेन उद्देश्य रहा है वो क्या रहा है? यानी कि इन्होंने मतलब इसकी जो हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट में कई तरह की दिक्कतें चल रही थी, इसीलिए इस प्रोजेक्ट में 21 किलोमीटर की लाइन ज़मीन के अंदर बिछाई जानी है, जिसमें मुंबई के पास समुद्र के भीतर 7 किलोमीटर की लंबी सुरंग भी शामिल की जाएगी, या फिर यूँ कहें शामिल है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
सही आंसर है 20वां स्थान, यानी कि 20वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप द्वारा ग्लोबल इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में शीर्ष 100 देशों में भारत 20वें स्थान पर है। देश 2019 में 17वें स्थान पर था, जिसके बाद यह 6 स्थान नीचे गिरकर 2020 में 23वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को अपने स्टार्टअप पर पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत बनाने के लिए अपने बुनियादी ढांचे और इंटरनेट की गति को बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, आप लोग बोर मत होइएगा, लेकिन हम बता दें ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आप लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने ये वीडियो थोड़ा सा लंबा कर दिया है। लेकिन आप ये इसके एक एक क्वेश्चंस को रट लीजिएगा। इनमें से 99% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सन 2022 और 23 में फंसने वाले हैं, यानी कि आपको मिलने वाले हैं, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है? रानी लक्ष्मीबाई। झांसी स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी लक्ष्मीबाई कर दिया जाएगा, जैसे कि इलाहाबाद का नेम चेंज कर प्रयागराज रख दिया गया है। यही देखिए आगे हम पढ़ेंगे भी इसे, यानी कि झांसी रेलवे स्टेशन रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर होगा। राज्य सरकार ने नाम बदलने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार इससे पहले ही 3 बड़े शहरों का नाम बदलकर, यानी कि इलाहाबाद को प्रयागराज, मुगल सराय को दीनदयाल उपाध्याय नगर और फैज़ाबाद को अयोध्या दे चुकी है। यानी कि फैज़ाबाद को भी अयोध्या अब नाम मिल चुका है। ये 3 शहर थे, अब एक चौथा और बन गया है, यानी कि झांसी को रानी लक्ष्मीबाई कहा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। भारतीय मूल के किस शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? सही आंसर है अभिमन्यु मिश्रा। आंसर क्या है? अभिमन्यु मिश्रा। यानी कि 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा चेस के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड 12 साल 7 महीने के GM सग्रेई कार्जिकिन के नाम था, जो उन्होंने साल 2002 में बनाया था। 2002 में बनाया था ये रिकॉर्ड। अभिमन्यु मिश्रा ने 30 जून 2021 को ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके बाद वे पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र में चेस के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अभिमन्यु ने जब ये रिकॉर्ड तोड़ा तब उनकी उम्र मात्र 12 साल 4 महीने और 25 दिन है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। ग्रेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलेक्ट्रिक ट्रैफिकिंग निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर है 26 जून।
सही आंसर क्या है? 26 जून। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। यह दिवस 1989 से यानी कि 1989 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अवैध ड्रग का मूल्य प्रतिवर्ष 332 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ड्रग मुक्ति दुनिया को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि सहयोग को मजबूत, इसके बारे में एक बार फिर से देख लीजिए। यानी कि हर साल 26 जून को मनाया जाता है। यह दिवस 1989 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के ड्रग रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में अवैध ड्रग का मूल्य प्रतिवर्ष 332 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में एक ड्रग मुक्त दुनिया को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई और सहयोग को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने देखिए ये जो थे हमारे सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि हम आपको और भी काफ़ी सारे वीडियोस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के दे सकें। तो इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।